So, hello everyone. Welcome to the lecture number 7th of GK 10 lecture series for Delhi Police Exam. तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। और लेक्चर नंबर 4 और 6 की आपको पीडीएफ वर्जन नहीं मिला था, तो वो मैंने कल ही डाल दिया था आपके परमार एसएससी टेलीग्राम पे। और जिन लोगों ने अभी तक नहीं ज्वाइन किया कर लें टेलीग्राम को ज्वाइन, बिकॉज वहाँ पे इन सभी लेक्चर्स की आपको पीडीएफ मिल जाती है, प्लस जो क्विजेज़ डेली बेसिस पे चल रही हैं फॉर योर दिल्ली पुलिस एग्जाम वो भी आपको मिल जाएंगी, ठीक है। एंड सभी को हैप्पी दिवाली इन एडवांस। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर इज़ ऑल्सो नोन एज डैश इन द वेस्टर्न घाट्स, पश्चिमी घाट। और हाँ, सॉरी फॉर दी, क्योंकि आज आपको लेक्चर लेट मिल रहा होगा बिकॉज आज थोड़ी सी तबीयत सही नहीं थी, इसलिए, है ना। तो पश्चिमी घाट में स्थानांतरित कृषि को डैश के रूप में जाना जाता है, दहिया, कुमारी, कोमन या फिर वॉल्त्रे। शिफ्टिंग एग्रीकल्चर के बारे में आपको पहले बता चुका हूँ, मैंने डिफरेंट नेम्स ही बता चुका हूँ, लेकिन मैंने आपको लिख के कायदे से नहीं बताए थे, जो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हम लोग देखने वाले हैं। शिफ्टिंग एग्रीकल्चर होता क्या है कि जो हमारी ट्राइब्स होती हैं, जो जनजाति होती हैं ज़्यादातर, उनका कोई एक पर्टिकुलर स्थान तो होता नहीं है जहाँ पे वो रहते हैं या फिर जहाँ पे वो एग्रीकल्चर करते हैं। उनकी कोई पर्टिकुलर फिक्स ज़मीन तो होती नहीं है। वो क्या करते हैं, जंगलों को काटते हैं, ठीक है, जंगलों को काटते हैं, उसको मतलब जला देते हैं और वहाँ पर एग्रीकल्चर करते हैं। जब वहाँ की सॉइल फर्टिलिटी लूज़ कर देती है तो वो दूसरी जगह शिफ्ट हो जाते हैं। तो क्योंकि शिफ्ट हो जाते हैं तो शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, और क्योंकि इन्होंने इसको काटा और जलाया तो इस शिफ्टिंग एग्रीकल्चर को हम स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर के नाम से भी जानते हैं। ये डिफरेंट जगहों में होता है इंडिया में, और अक्रॉस द वर्ल्ड डिफरेंट जगहों में होता है। जैसे कि वेस्टर्न घाट में इसको हम कुमारी के नाम से जानते हैं, दहिया के नाम से इसको मध्य प्रदेश में जाना जाता है। मध्य प्रदेश में इसको या तो हम बेवर बोलते हैं या फिर दहिया बोलते हैं। वॉल्त्रे अगर हम बात करें, राजस्थान में इसका वॉल्त्रे नाम है। झूम के नाम से जाना जाता है ये उत्तर पूर्व भारत यानी कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया में। छत्तीसगढ़ में इसको जानते हैं हम लोग दीपा के नाम से, ठीक है। अब अक्रॉस द वर्ल्ड देख लेते हैं, ये तो हमने इंडिया देख लिया। और हाँ, झारखंड में इसको किस नाम से जानते हैं, झारखंड में इसको कुरुवा के नाम से जानते हैं। और अगर आपको ये याद नहीं होते हैं तो कोई नहीं, आप सर्च करिए शिफ्टिंग एग्रीकल्चर परमार एसएससी, आपको एक शॉर्ट सा वीडियो मिल जाएगा 1 मिनट का, और उसमें मैंने सारे ये शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, इंडिया का एक अलग से वीडियो है और अक्रॉस द वर्ल्ड अलग से वीडियो, वहाँ पे मैंने ट्रिक से बताया। जैसे कि झारखंड, खंड मतलब टूट जाना, जब कोई चीज़ टूट जाती है तो कोई रोता है, ठीक है। छत्तीसगढ़ दीपा, तो इस तरह से हम लोगों ने कुछ याद किया था वहाँ पे कि गढ़ में दीपा, इस तरह से हम लोगों ने उसको याद किया था, ठीक है। अब हम अक्रॉस द वर्ल्ड देख लेते हैं। जैसे कि अक्रॉस द वर्ल्ड इसको हम मिल्पा के नाम से भी जानते हैं, इसको लडांग के नाम से भी जानते हैं, इसको हम रोका के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। मिल्पा, लडांग, रे के नाम से भी जानते हैं। तो मिल्पा के नाम से एम से मिल्पा और एम से मेक्सिको में जानते हैं। लडांग इंडोनेशिया, ठीक है, इंडोनेशिया। रोका की अगर बात करें तो ब्राज़ील, और रे के नाम से जानते हैं वियतनाम में, ठीक है। अब ऐसे ही आपको डिफरेंट नेम्स पता होने चाहिए घास के मैदानों के, ग्रास लैंड्स के। ग्रास लैंड्स क्या होती हैं, ग्रास की लैंड होती हैं, घास के मैदान होते हैं, एज सिंपल एज दैट। इनको हम डिफरेंट जगहों में डिफरेंट नाम से जानते हैं। ग्रास लैंड्स को भी मैंने एक ट्रिक पे, इस पर भी ट्रिक बना रखी है, वीडियो आपको मिल जाएगा। ट्रॉपिकल और टेम्परेट 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। ट्रॉपिकल और टेम्परेट मतलब शीतोष्ण, ठीक है। तो ट्रॉपिकल ग्रास लैंड में जैसे कि हमारे सवाना आ जाएंगे। आप पूछेगा सवाना कहाँ के ग्रास लैंड से हैं, ठीक है, ये सवाना आ गया, या फिर कैंपोस आ गया आपका, ठीक है, कैंपोस, लानोस। तो सवाना की बात करें तो ये अफ्रीका के ग्रास लैंड्स होते हैं। कैंपोज अगर बात करें ब्राज़ील के ग्रास लैंड्स हैं। कैसे याद करेंगे, BC, ठीक है। लानोस की अगर बात करें तो थानोस कहाँ का है, ऐसे याद रख लो, वेनेजुएला का है। टेम्परेट ग्रास लैंड जो टेम्परेट इलाकों, शीतोष्ण इलाकों में पाए जाते हैं, वो हैं जैसे कि प्रेरीज़ हैं, स्टेपीज़ हैं, ठीक है, और पंपास हैं। पंपास हो गए आपके, प्रेरी हो गए, स्टेप है, वेल्ट हो गए आपके, ठीक है, कैंटरबरी हो गए, कैंटरबरी, पुस्ताज हो गए। ये सारे हमारे टेम्परेट ग्रास लैंड है। अब इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये कहाँ पे किस नाम से जाने जाते हैं, तो प्रेरीज़ के नाम से ये USA में जाने जाते हैं, जिनको कि हम वीट ग्रेनरीज ऑफ द वर्ल्ड के नाम से भी जानते हैं, बिकॉज यहाँ पे वीट का बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होता है। स्टेपीज़ के नाम से हम इसको एशिया या फिर यूरोप, या फिर इन शॉर्ट हम यूरेशिया बोल सकते हैं, एशिया और यूरोप। जैसे कि वहाँ पे आप देखते होंगे यूराल माउंटेन के आसपास रशिया में स्टेपीज़ के नाम से जाना जाते हैं। पंपास के नाम से जाने जाते हैं अर्जेंटीना, जहाँ पे एक पर्टिकुलर टाइप की ग्रास देखने को मिलती है, जिसको बोलते हैं अल्फ़ा ग्रास। वेल्ड के नाम से ये साउथ अफ्रीका में जाने जाते हैं। कैंटरबरी, न्यू कैडबरी न्यूजीलैंड में, ठीक है, न्यूजीलैंड उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना ऊपर वाले हैं। पुश्ताज आपका
हंगरी में। ठीक है, तो ये हम लोगों ने घास के मैदान के भी डिफरेंट नाम देख लिए। फुल फॉर्म क्या होता है RIDF का? RIDF का पूर्ण रूप क्या है? और थोड़ी सी हो सकता है आवाज़ थोड़ा सा धीमे धीमे लगे, बिकॉज तबीयत सही नहीं, एकदम आंखें गर्म हो रखी हैं, ठीक है, बट फिर भी हम लोग कंटिन्यू करेंगे चीज़ों को। तो इसी वजह से क्विज़ भी आज पूरी फुल फ्लेजेड नहीं हो पाई, लेकिन मेन ये था कि कॉन्टीन्यूटी बरकरार रहे। उस टाइम पे नहीं हो पाई जिस टाइम रोज़ होती है, थोड़ा सा लेट हुई, और उतने ज़्यादा क्विजेस नहीं हो पाए आज जितने डेली होते हैं। लेकिन मेन ये इंपॉर्टेंट है कि वो हो रहा है कि नहीं, वो चेन जो है ना, वो चेन नहीं टूटनी चाहिए बस, ठीक है। क्योंकि आज अगर चेन टूटी तो फिर आगे भी टूटती रहेगी, बिकॉज हमारा माइंड बोलेगा उस दिन तो नहीं किया था, आज भी स्किप कर देते हैं इस तरह से, है ना। तो RIDF का अगर पूर्ण रूप की बात करें तो क्या होगा? अब यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता है क्या ट्रिक है, हमें नहीं लेना था, हमें नहीं पता ना, फिर भी आराम से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, और 95% चांसेस है कि तो भी आंसर सही होगा। हमें नहीं पता है फिर भी कैसे, सिमिलर ऑप्शन वाली ट्रिक। और ये जैसे मैंने पहले बताया था, ये एकदम इसी ट्रिक पे बेस्ड, अभी मैं बताता हूँ है क्या। रूरल रोड, रूरल, ठीक है, तो रूरल रोड, रूरल 3 ऑप्शन बोल रहे हैं, रूरल होगा और एक बोल रहा है रोड होगा, तो एक को हटा दो, ऑड वन आउट कर दो। इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्रीज, 2 ऑप्शन बोल रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर, एक बोल रहा है इंडस्ट्रीज, हटा दो, ऑड वन आउट। डेवलपमेंट फोरम, डेवलपमेंट फंड होगा कि फोरम होगा, देख लो 3 ऑप्शन बोल रहे हैं कि फंड होगा और एक बोल रहा है फोरम होगा, तो फिर इसका मतलब है फंड होगा, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, ऑप्शन नंबर 3 आराम से हो गया। इसी चीज़, ये जो मैंने टेक्निक बताई है CGL मेंस में के 2, मैंने पहले ही बताया था कि 2 ऐसे क्वेश्चन में अप्लाई हुई जो किसी से हिले नहीं होंगे, टीचर से भी नहीं हिल सकते थे, वो ऐसे क्वेश्चन थे वो, ठीक है, और वो स्टूडेंट सही करके हैं, आप समझ सकते हैं, ठीक है, सिर्फ इसी टेक्निक से। क्वेश्चन नंबर 3, ये मैंने निट्टो वगैरह लेक्चर से बताई थी। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग निट्टो सीरीज़ देखना बैठ जाएंगे, बिकॉज उसमें हमने फिर बहुत सारी बताई थी, ठीक है, तो आपके लिए उतना आउटपुट अभी नहीं निकलेगा जितना CGL मेंस में निकल के आया। व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ बैक्टीरियल सेल? जीवाणु कोशिका की लंबाई कितनी होती है? 3 to 5 माइक्रोमीटर। आप ऑप्शन देख लो, आंसर इसका फर्स्ट ऑप्शन होगा 3 to 5 माइक्रोमीटर। बैक्टीरियल सेल से हमें याद आना चाहिए कि पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है, बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है पेप्टिडोग्लाइकन, और इसको कवर करके कौन रखता है? ग्लाइकोकैलिक्स। ग्लाइकोकैलिक्स एक तरह की, ध्यान रखना, स्लाइम लेयर होती है, ठीक है, इस पर भी क्वेश्चन आ चुका है अभी रिसेंट में CPO में, ठीक है। बैक्टीरियल सेल हमने देख लिया, और जो बैक्टीरियल सेल होती हैं वो कैसी होती हैं? यूकैरियोटिक की प्रोकैरियोटिक? ये होती हैं प्रोकैरियोटिक। यूकैरियोटिक का मतलब होता है ट्रू न्यूक्लियस, प्रोकैरियोटिक का मतलब होता है जिनमें न्यूक्लियस नहीं होता, जिनमें डिफरेंट तरह के जो सेल ऑर्गेनल्स हैं। सेल ऑर्गेनल्स क्या होते हैं? जैसे कि हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, न्यूक्लियस हो गया, तो ये सारी जो चीज़ें होती हैं उनको सेल ऑर्गेनल बोलते हैं, तो वो प्रोकैरियोटिक में नहीं होते हैं, यूकैरियोटिक में होते हैं। यहीं पे ही हमें वायरस का भी थोड़ा सा साइज़ देख लेते हैं, वायरस का कितना होता है, तो वायरस का होता है 20 से लेके 200 नैनोमीटर तक, इसका भी साइज़ थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन और एक चीज़ कि वायरस एक तरह की नॉन लिविंग एंटिटी होती है, नॉन लिविंग, इसको एक होस्ट सेल चाहिए जहाँ पे खुद को रेप्लिकेट करता है, मल्टीप्लाई करता है, जैसे कि कोविड-19 वायरस था, बाहर है तो वो नॉन लिविंग है, मल्टीप्लाई नहीं कर पाएगा, जैसे ही हमारे लंग्स में उसको सेल्स मिलेंगी वो एकदम फैलना चालू कर देता है, तो वो होता है वायरस। और वायरस के खिलाफ एंटीबायोटिक्स कारगर नहीं होती हैं, एंटीबायोटिक्स सिर्फ बैक्टीरिया की वजह से जो बीमारी होती है उन्हीं के खिलाफ कारगर होती है एंटीबायोटिक, क्योंकि एंटीबायोटिक सेल वॉल का फॉर्मेशन का जो प्रोसेस होता है उसको इनहिबिट कर देती हैं, उसको मार देती हैं। अब वायरस से वो पर्टिकुलर प्रोसेस अपनाते ही नहीं है, फॉलो ही नहीं करते हैं, तो एंटीबायोटिक्स उनके खिलाफ कारगर नहीं होती हैं, ये भी क्वेश्चन आ चुका है। एंटीबायोटिक्स की अगर बात करें तो सबसे पहली एंटीबायोटिक्स कौन थी? पेनिसिलिन। और कमेंट में आप बताएंगे कि इसकी डिस्कवरी, कोई खोज किसने करी थी पेनिसिलिन की? उनका नाम A से स्टार्ट होता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 4th, हाउ मेनी फंडामेंटल राइट्स वर प्रोवाइडेड ओरिजिनली बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन 1950? 1950 में भारतीय संविधान द्वारा मूल रूप से कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे? 7, 6, 9 या फिर 5? पूछा गया है ओरिजिनली, मूलता मतलब है 26 नवंबर 1949, 26 नवंबर 1949। तब हमारे 7 फंडामेंटल राइट हुआ करते थे। एक तो पहला तो राइट टू इक्वालिटी, जिसको हम बोलते हैं समानता का अधिकार, ठीक है, राइट टू इक्वालिटी यानी कि समानता का अधिकार। ये है आपका आर्टिकल नंबर, अनुच्छेद नंबर 14 से लेकर 18 तक। जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। 14, 15, 16, 17, 18। 14 में है राइट टू इक्वालिटी एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉस। 15 में है कि डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव नहीं हो सकता है। 16 बात करता है कि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट है यानी कि
रोजगार है उसमें भेदभाव नहीं हो सकता है, उसमें इक्वालिटी होनी चाहिए, समानता कि अस्पृश्यता का उन्मूलन दिया हुआ है, एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी दिया हुआ है आर्टिकल नंबर 17 में, और आर्टिकल नंबर 18 बात करता है एबॉलिशन ऑफ टाइटल। 15 बात करता है डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। इसमें यह भी है कि जो पब्लिक मान लेते हैं कि सिनेमा है, पब्लिक टॉयलेट हैं, बाथिंग घाट हैं, वेल्स हैं, इनको यूज़ करने से भी किसी को मना नहीं किया जा सकता है। और एक चीज़ कि फंडामेंटल राइट्स हम लोगों ने कहाँ से लिए हैं, ये हमने बिल ऑफ राइट्स जो यूएसए का है वहाँ से लिए हैं। यूएसए में इसको बिल ऑफ राइट्स के नाम से जाना जाता है, तो वहाँ से हमने लिया है। लेकिन एक चीज़ को ध्यान रखना कि जो फंडामेंटल राइट्स हमारे मौलिक अधिकार हैं, फंडामेंटल राइट्स, ये सबसे पहले आए थे मैग्ना कार्टा ऑफ यूके। ठीक है, यूके में यानी कि ब्रिटेन में सबसे पहले ये इनका ओरिजिन हुआ था। इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो पहला देख लिया फंडामेंटल राइट। दूसरा क्या है? दूसरा है राइट टू, 18 तक हो गया, राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार। राइट टू फ्रीडम वो समानता का, ये स्वतंत्रता का। किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक? 19 से लेके 22 तक है। फिर थर्ड फंडामेंटल राइट है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन यानी कि एक्सप्लॉयटेशन नहीं करना है, तो ये एक तरह का नेगेटिव फंडामेंटल राइट हो गया। तो फंडामेंटल राइट पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी। ये क्या है? ये समानता देनी है, आज़ादी देनी है, एक्सप्लॉयटेशन नहीं करना है। जहाँ नहीं चीज़ है अगेंस्ट है तो नेगेटिव फंडामेंटल राइट कहलाता है। क्लियर ये चीज़? तो ये हमारा है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, आर्टिकल नंबर 23 और 24, अनुच्छेद 23 और 24 में। अनुच्छेद नंबर जो 23 है वो ये बोलता है कि बेगारी नहीं होनी चाहिए, जबरन किसी से मजदूरी नहीं करवाई जानी चाहिए। और 24 बोलता है कि चाइल्ड एम्प्लॉयमेंट को प्रोहिबिट करता है, कि जो 6 से 14 साल तक के बच्चे हैं उनको जो हजार्डस एक्टिविटीज़ हैं, जो खतरनाक काम है, जैसे माइनिंग का काम हो गया, यहाँ सब, वहाँ पे इनको एम्प्लॉय नहीं किया जा सकता है। ठीक है। और फोर्थ हमारा राइट है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, धार्मिक स्वतंत्रता की बात करता है। ठीक है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, धार्मिक स्वतंत्रता, अनुच्छेद नंबर 25 से लेके 28 तक के बीच में है। फिफ्थ फंडामेंटल राइट है हमारा राइट टू कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, सांस्कृतिक एवं शिक्षा का अधिकार। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, सांस्कृतिक एवं शिक्षा का अधिकार 29 और 30 में दिया हुआ है। और लास्ट हमें पता है आर्टिकल, ये जो 6वां फंडामेंटल राइट है, ये मैं अभी मौजूदा समय की बात कर रहा हूँ। ठीक है, 6 मौलिक अधिकार हैं। जब बना था तो 7 थे, लेकिन अभी 6 हैं। और 6वां कौन सा है? राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, यानी कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, ये कौन से आर्टिकल में आता है? आर्टिकल नंबर 32, जिसमें कि हमारी 5 तरह की रिट्स दी हुई हैं, जिनको हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं पीछे। 7th फंडामेंटल राइट कौन था जिसको यहाँ पे हमने मिस कर दिया? मिस तो नहीं किया, जो ओरिजिनली था लेकिन अभी नहीं है, वो है संपत्ति का अधिकार, राइट टू प्रॉपर्टी, जिसके बारे में आपको पहले भी बता चुका हूँ। संपत्ति का अधिकार अब नहीं रहा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। क्यों? क्योंकि इसको 44th अमेंडमेंट, 44वें संविधान संशोधन 1978 से हटा के अब एक लीगल राइट यानी कि विधिक अधिकार बना दिया जा चुका है। और ये अभी करेंटली आर्टिकल नंबर 300A में पड़ा हुआ है, अनुच्छेद नंबर 300 काम है। The 5-year plans in India laid down not only specific objectives to be attained in the 5-year of plan, but also what was to be achieved over a period of 20 years. The long term plan is called as. तो 5 साल का प्लान तो था ही, 20 साल का भी प्लान लॉन्ग टर्म प्लान था। उस लॉन्ग टर्म प्लान को क्या बोलते थे? पर्सपेक्टिव 20 ईयर, 2 डेकेड या फिर परपेचुअल प्लान? आंसर होगा पर्सपेक्टिव प्लान उसको बोलते थे, जो 20 साल का लॉन्ग टर्म प्लान होता था। ठीक है, बाकी 5-year प्लान हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं सारी चीज़ें। इन टेस्ट मैच क्रिकेट हाउ मेनी मिनिमम ओवर्स कैन अ टीम प्ले इन अ डे? टेस्ट मैच क्रिकेट में एक दिन में न्यूनतम कितने ओवर खेल सकती है? 80, 60, 70 या फिर 90? तो एक टीम मिनिमम 90 ओवर खेल सकती है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही आंसर होगा। टेस्ट मैच क्रिकेट को थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं, हमने क्या क्या पढ़ा है कि पहला जो क्रिकेट मैच है वो कब खेला गया? 1971 में खेला गया। पहला वर्ल्ड कप मेंस का हुआ 1975 में, पहला मेंस वर्ल्ड कप हुआ 1975 में। और 1973 में, 1973 में विमेंस का वर्ल्ड कप हुआ। ये जीता इंग्लैंड ने, ये जीता आपकी वेस्ट इंडीज़ ने। ठीक है, 1975 में हुआ मेंस का वर्ल्ड कप। फिर हमने इसमें ये पढ़ा था कि इंडिया ने इसको 2 बार जीता है, एक तो 1983 में जीता है और ये 2011 में जीता है। इंडिया ने इसको 3 बार होस्ट किया है। वो 3 बार कौन सा? एक तो 1987 है आपका, दूसरा तो 2011 है, और तीसरा कौन सा है? अभी आई थिंक वॉइस आ रही होगी, है ना, कुछ इशू हुआ होगा। तीसरा हमारा 1990
6 में होगा, और चौथा भी हम बोल सकते हैं अभी जो हो रहा है 2023 में। ठीक है, और कुछ यहाँ पे हम लोगों ने देखा था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी अगला क्वेश्चन देखते हैं, 7th नंबर। व्हाट वाज द टारगेट ग्रोथ रेट ऑफ द इंडियन इकोनॉमी इन द सेकंड 5 ईयर प्लान? दूसरी पंचवर्षीय योजना में भारतीय अर्थव्यवस्था की लक्षित वृद्धि दर क्या थी? फिर 5 ईयर प्लान पे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 5 ईयर प्लान आपका सेंसस हो गया, तो सेकंड 5 ईयर प्लान का पूछ रहा ना यहाँ पे। तो एक चीज़ आप यहाँ पे याद रखिए कि जो थर्ड 5 ईयर प्लान था, या फिर चलो थर्ड जो 5 ईयर प्लान था उसका आप याद रखना कि 5.6% था क्या टारगेटेड, लेकिन अचीव कितना कर पाए? 2.8, कहीं कहीं पे 2.4 आपको देखने को मिलेगा, नहीं जस्ट आधा। ठीक है, एक्चुअल में जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान था पहला वाला, उसमें टारगेट रखा था 2.1% का, अचीव कर पाए 3.6%। अब हुआ क्या, एक सेकेंड रुको, इसको ऐसे लिख देता हूँ यहाँ पे मैं। फर्स्ट 5 ईयर प्लान, तो इसमें हमने टारगेट रखा था 2.1% का, अचीव कितना किया? 3.6%। हमने अच्छा खासा अचीव किया। तो अब तुम खुद ही बताओ, हम अपना टारगेट नहीं बढ़ाएंगे? जैसे मान लो कि तुमने टारगेट रखा था आज हम 5 घंटे पढ़ेंगे, तुमने सारे टारगेट कंप्लीट कर लिया, तो तुम थोड़ा सा खुशी हो जाओगे, अब हम 5 घंटे नहीं, हम 6 घंटे पढ़ेंगे, तुम अपने और टारगेट बढ़ा दोगे। तो उसी तरह हमारा 2.1 था, हमने 3.6 अचीव किया। हमें लगा यार हम तो काफ़ी अच्छे अचीवर हैं, क्योंकि पहला तो हमने 4.5% इस बार सीधा रखा, अचीव ऑलमोस्ट कर लिया 4.25%। हमें लगा देखो ये भी ऑलमोस्ट अचीव कर लिया, और बढ़ाते हैं, और बढ़ाया, लेकिन आधे पे फंस गए इस बार, बहुत भयंकर फेल हुए। कारण उसके डोमेस्टिक भी थे और इंटरनेशनल भी थे, बिकॉज हमने 2 युद्ध भी इस टाइम पीरियड पे लड़े, इसलिए ये हमारा काफ़ी फेल हुआ। फिर हमें पता है थर्ड 5 ईयर प्लान के बाद 3 साल का प्लान हॉलीडे चला था, 66 से लेके 69 तक। ठीक है, प्लान हॉलीडे। ठीक है, अब जब हम फोर्थ में आए, ठीक है, फोर्थ 5 ईयर प्लान में आए, तो हमने सोचा चलो यार वो उस बार तो युद्ध हो गया था, फिर से 5.6% वहीं से स्टार्ट करते हैं जहाँ से थर्ड वाला किया था। अब क्योंकि वो वाला तो एकदम फेल हो गया था, तो वहीं से स्टार्ट करते हैं 5.6%। लेकिन इस बार भी कोई ज़्यादा खास नहीं कर पाए, तो हमें लगा कि यार अब हमें रियलिटी को एक्सेप्ट करना चाहिए और अपने थोड़े से जो टारगेट हैं उनको कम करना चाहिए। तो हमने क्या कर दिया, हमने टारगेट्स को कम कर दिया 4.4%, और अचीव किया हमने 4.8%। ठीक है, फिर आपको पता है कि इसके बाद जो है 78 से लेके 80 तक 5th 5 ईयर प्लान के बाद रोलिंग प्लान आ गए थे। तो ये चीज़ ऐसे स्टोरी की तरह आप इसको याद कर सकते हो, और एक्चुअल में भी रीज़न वही है। ठीक है, तो इससे आपको थोड़ा सा ऑप्शन एलिमिनेशन में हेल्प मिलेगी। अब सेकंड 5 ईयर प्लान की बात हो रही है। ठीक है, सेकंड 5 ईयर प्लान की, सेकंड 5 ईयर प्लान में आप देखो कि हम टारगेट इतना तो नहीं रख सकते हैं। पूछा है टारगेट क्या रखा था हमने, टारगेट 2.8 थोड़ी ना रखेंगे, हम तो अभी फर्स्ट 5 ईयर प्लान में इतना अच्छा करके आ रहे हैं, तो ये टारगेट थोड़ी ना रखेंगे। ठीक है, तो इससे थोड़ा सा आप 1-2 ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते थे। आंसर यहाँ पे क्या होगा, आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4.5% का टारगेट रखा। ठीक है, और इतना ज़्यादा भी नहीं रखेंगे, अगर पहले 2.1 था तो थोड़ा ही बढ़ाएंगे ना, 4.5। और एक चीज़ यहाँ पे आप ये भी ऑब्जर्व कर पा रहे होंगे कि यहाँ पे आपको सिमिलर ऑप्शन भी देखने को मिलेंगे, 5.4 और 4.5। तो ये मैंने आपको बताया था, कई बार ऐसा होता है कि क्वेश्चन में जो सिमिलर ऑप्शन होते हैं उन्हीं में से एक आंसर होता है। ये सिमिलर तो है लेकिन कॉन्ट्रास्टिंग नहीं है। अभी जब कोई इस तरह का क्वेश्चन आएगा जहाँ सिमिलर और कॉन्ट्रास्टिंग होगा तो भी मैं बताऊँगा, लेकिन ये सिमिलर है 5.4 और 4.5। थोड़ा सा इससे आप गेस ले सकते थे। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ IOC इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के पहले अध्यक्ष कौन थे? केलानिन थे, बैरन डी कॉबर्टिन थे, विकेलस थे, या फिर भ्रुंडागे थे? आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, डेमेट्रियस विकेलस। ये ग्रीस के से बिलोंग करते थे। एंड अभी अगर हम प्रेजेंट टाइम में बात करें तो कौन है? थॉमस बाच है। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इसका हेडक्वार्टर है लॉसाने स्विट्ज़रलैंड में। अच्छा, ICC जो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है, ये कब स्टैब्लिश हुआ था? तो ध्यान रखना, ये उसी साल स्टैब्लिश हुआ था जिस दिन जैसे समझ लो जिस साल मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म आए थे 1909 में। तो ये लॉसाने स्विट्ज़रलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। कल हम लोगों ने हेडक्वार्टर वगैरह पढ़ रहे थे, तो मैंने आपको बताया था लॉसाने स्विट्ज़रलैंड में सिर्फ इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का हेडक्वार्टर नहीं है, बल्कि टेबल टेनिस फेडरेशन का हेडक्वार्टर है, इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन का हेडक्वार्टर है, गोल्फ जो एसोसिएशन है उसका हेडक्वार्टर है, जिम्नास्ट का जो एसोसिएशन है उसका भी हेडक्वार्टर है, वॉलीबॉल का जो एसोसिएशन है उसका भी हेडक्वार्टर है, जूडो का भी है, इक्वेस्ट्रियन जो खेल होता है जो घोड़े पे बैठ के होता है उसका भी हेडक्वार्टर यहीं पे है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना। और घोड़े से याद आना चाहिए हमें कि कौन सा दिल्ली सल्तनत का रूलर था जो घुड़सवारी करते वक्त उसकी मृत्यु हो गई थी, पोलो खेलते वक्त। तो कौन था वो? कुतुबुद्दीन ऐबक था। कमेंट बताएंगे कौन सा रूलर था जिसकी लाइब्रेरी की सीढ़ियों से गिरने से उसकी डेथ हो गई थी। द ड्रेनेज सिस्टम फॉर्म्ड व्हेन
रिवर्स डिस्चार्ज देयर वाटर फ्रॉम ऑल डायरेक्शन इन अ लेक और डिप्रेशन एज इन द केस ऑफ लोकटक लेक इन मणिपुर इज कॉल्ड एज। तो इस तरह का ड्रेनेज पैटर्न क्या कहलाता है, जहाँ पे सारी नदियाँ आती हैं और एक लेक में आके अपना पानी जमा कर देती हैं, जैसे कि लोकटक लेक मणिपुर में है। तो हम लोगों ने डिफरेंट ड्रेनेज पैटर्न्स पढ़े थे। व्हाट आर ड्रेनेज पैटर्न? तो जो रिवर होती है और उसकी जो ट्रिब्यूटरीज होती हैं, जैसे कि मान लेते हैं ये एक नदी है और ये इसकी सहायक नदी होंगी, फिर उसकी सहायक नदी होंगी, ठीक है, ये सहायक नदी, उसकी सहायक नदी, उसकी सहायक नदी, ऐसे ऐसे करके। तो ये कैसी लग रही हैं? ये लग रही हैं रिजेंबलिंग लाइक अ ब्रांच ऑफ ट्री, एक पेड़ की शाखा की तरह, ब्रांच ऑफ अ ट्री, ठीक है। ये जिन लोगों ने बैच में किए होंगे लेक्चर्स को, वो उन लोगों को पता है, आराम से वो लोग कर ले गए होंगे इस क्वेश्चन को, उनके लिए कुछ नहीं क्वेश्चन, बिकॉज हम लोगों ने सारी चीज़ें अच्छे से कर रखी हैं, ठीक है। ब्रांच ऑफ अ ट्री को रिजेंबल कर रही हैं, तो इसको हम बोलते हैं डेंड्रेटिक ड्रेनेज पैटर्न बोलते हैं इसको, ठीक। अगर मान लेते हैं कि ये ऐसा है कि कोई एक सेंट्रल डोम है, पीक है, वहाँ से ऐसे नदियाँ निकल रही हैं सभी चारों दिशाओं में, तो उसको हम बोलते हैं रेडियल ड्रेनेज पैटर्न, जैसे कि रिवर्स ऐसा लगता है रेडिएट कर रही हैं, ठीक है। और जो ट्रेलिस होता है, ट्रेलिस वो होता है जहाँ पे ट्रिब्यूटरीज रिवर को परपेंडिकुलर ज्वाइन करती हैं। तो यहाँ पे जो कीवर्ड है वो परपेंडिकुलर है या फिर 90 डिग्री। अगर ट्रेलिस पूछेगा तो 100% इस क्वेश्चन में या तो परपेंडिकुलर या 90 डिग्री आपको मिलेगा, बिकॉज परपेंडिकुलर लंब का मतलब ही होता है 90 डिग्री एंगल। ट्रिब्यूटरीज ज्वाइन परपेंडिकुलर टू रिवर, ठीक है। जैसे ये मान लो रिवर है, ऐसे करके ज्वाइन कर रही है, ऐसे करके, तो वो ट्रेलिस ड्रेनेज पैटर्न बनता है। और यहाँ पे होगा सेंट्रीपीटल, जिसको अपकेंद्रीय ड्रेनेज सिस्टम बोलते हैं हम लोग, ठीक है। आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड। बाकी लोकटक लेक आपको पता है, यहाँ पे एक नेशनल पार्क देखने मिलेगा आपको, केबुल लैमजॉ नेशनल पार्क, जो कि एक फ्लोटिंग नेशनल पार्क है, ठीक है, फ्लोटिंग तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है मणिपुर में, ठीक। आगे बढ़ते हैं। और अच्छा ये बताइए कि किस स्टेट को हम मोलासिस बेसिन के नाम से जानते हैं? विच स्टेट इज़ ऑल्सो नोन एज मोलासिस बेसिन। और मणिपुर का एक फेस्टिवल, चलो मैं बताता हूँ, एक आप बताएंगे लाई हरोबा, एक आप बताएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। दी ओलंपिक विंटर गेम्स 2026 वुड बी प्लेड इन डैश। ओलंपिक शीतकालीन खेल 2026 में कहाँ खेले जाएंगे? ब्रिस्बेन, लॉस एंजलिस, मिलानो कॉर्टिना या फिर पेरिस। विंटर गेम ओलंपिक गेम्स की बात हो रही, मिलान एंड कॉर्टिना इटली में खेले जाएंगे, ये इटली में जगह पड़ती है ये, ठीक, 2026 में। फिर अगर हम बात करें ओलंपिक्स की, चर्चा कर लेते हैं थोड़ी सी हम, ओलंपिक्स कब खेले जाएंगे? तो ओलंपिक्स 2024 वाले, 2024 वाले तो पेरिस फ्रांस में खेले जाएंगे। 2028 वाले आपके लॉस एंजलिस में खेले जाएंगे। 2032 वाले ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में खेले जाएंगे, ठीक। और किसकी बात कर लेते हैं? एशियन गेम्स की बात कर लेते हैं, ठीक है। एशियन गेम्स तो जो अभी होंगजाऊ चाइना में खेले गए थे, अगले वाले 2026 में खेले जाएंगे नगोया और एची, ठीक है, नगोया एंड एची। कल ही मैंने आपको पढ़ाया था नगोया प्रोटोकॉल किससे रिलेटेड है, जरा बताइए, थोड़ा सा रिकॉल करिए किससे रिलेटेड है। 2026 हो गया। 2030 अगर बात करें खेले जाएंगे दोहा कतर, जहाँ पिछला फीफा वर्ल्ड कप हुआ था। चलिए फीफा भी देख लेते हैं। और नगोया प्रोटोकॉल आपका एक्सेस टू जेनेटिक रिसोर्सेज से संबंधित है, ठीक है। फीफा की अगर बात करें तो फीफा 2026 वाला कहाँ खेला जाएगा और 2030 वाला कहाँ पे खेला जाएगा? तो जो 2026 वाला है वो जो नॉर्थ अमेरिका के मेन 3 देश हैं, यूएसए, कनाडा या फिर खालिस्तान और मेक्सिको, इन 3 देशों में खेला जाएगा। और जो 2030 वाला है वो मोरक्को, पोर्चुगल और स्पेन में, ठीक है, मोरक्को, पोर्चुगल एंड स्पेन में खेला जाएगा इसको, ठीक है। और यहाँ पे क्रिकेट वर्ल्ड कप भी देख ही लेते हैं, लगे हाथ। क्रिकेट वर्ल्ड कप अभी वाला तो इंडिया में खेला जा रहा है, 2027 वाला अफ्रीका की 3 कंट्रीज, साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया, इन 3 देशों में खेला जाएगा। और इससे अगला वाला फिर से इंडिया में होगा। विच पोर्ट्स बिलोंग टू दी वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया। भारत के पश्चिमी तट पर कौन से बंदरगाह आते हैं? तो बंदरगाह अगर हम पोर्ट्स की बात करें तो इनको 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, मेजर और माइनर। मेजर अगर बात करें इंडिया में 13 पोर्ट है, माइनर 200 है, ठीक है। एसएससी ने 200 माना, बाकी गूगल पे क्या है उससे आपको कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। एसएससी ने क्या माना उससे आपको लेना देना होना चाहिए। यहाँ पे मेजर पोर्ट के बारे में चीज़ें पता होना चाहिए। कांडला पोर्ट है यहाँ पे, जिसको दीनदयाल पोर्ट के नाम से भी जानते हैं। ये एक तरह का टाइडल ज्वारीय बंदरगाह है, टाइडल पोर्ट है ये। मुंबई और जेएनपीटी, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट, ये आपका जो मुंबई पोर्ट है ये आपका लार्जेस्ट पोर्ट है, ठीक है, लार्जेस्ट पोर्ट है। और जेएनपीटी अगर बात करें लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट है ये, लार्जेस्ट
कंटेनर पोर्ट। मोरमुगांव पोर्ट, ये दोनों महाराष्ट्र में है। मोरमुगांव गोवा में है, जो कि जुआरी नदी की ईस्टुअरी में बनता है, जुआरी रिवर, ठीक है। मैंगलुरु आपका कर्नाटका में है। कोच्चि को हम क्वीन ऑफ अरेबियन सी के नाम से जानते हैं, क्वीन ऑफ अरेबियन सी के नाम से जानते हैं कोच्चि को। टूटीकॉर्न चेन्नई और एन्नोर, जिसको कोई कामराजकर पोर्ट के नाम से जानते हैं, तीनों तमिलनाडु में है। तो एकमात्र स्टेट ऐसा है जहाँ पे तीन मेजर पोर्ट हैं। सबसे ज़्यादा मेजर पोर्ट किसी स्टेट में है तो वो तमिलनाडु है। और एन्नोर और कामराजकर पोर्ट एकमात्र प्राइवेट पोर्ट है, प्राइवेट मेजर पोर्ट। सारे मेजर पोर्ट गवर्नमेंट की मेजर शेयर होल्डिंग है, लेकिन इसमें प्राइवेट की ज़्यादा शेयर होल्डिंग है इसमें, ठीक है। विशाखापट्टनम जो है ये डीपेस्ट लैंड लॉक्ड पोर्ट है, डीपेस्ट लैंड लॉक्ड पोर्ट है। पारादीप आपका उड़ीसा में है। कोलकाता है यहाँ पर, और यहाँ पे आपका हल्दिया पोर्ट भी है, जो कि एक रिवराइन पोर्ट है, ठीक है, रिवराइन पोर्ट है। तो आंसर यहाँ पे पूछ रहा है कि वेस्टर्न कोर्ट्स में कांडला, तो सब सारे ऑप्शंस में मोरमुगांव हल्दिया। तो देख सकते हैं यहाँ पे आप ऑड वन आउट से भी क्वेश्चन को कर सकते थे। कोलकाता कोच्चि चेन्नई कोच्चि, ठीक है, कोलकाता चेन्नई कोच्चि, दो में कोच्चि है ना, चौथा वाला तो जा ही चुका है, ख़त्म। नहीं भी पता तो भी हो गया। वैसे तो अब ये नॉलेज से भी आप कर ही लोगे, ठीक है। कांडला गुजरात में, मोरमुगांव आपका गोवा में, और कोच्चि केरल में, तीनों वेस्टर्न कोस्टल प्लेन में आपको देखने को मिलेंगे। हु अमंग द फॉलोइंग वाज दी, और ये चीज़ आपने पता होनी चाहिए कि जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स हैं, वेस्टर्न जो तट हैं कोस्टल प्लेन्स हैं पश्चिमी वाले, वो नैरो हैं, ठीक है, ये नैरो हैं एज़ कम्पेयर टू ईस्टर्न वाले, ठीक है। तभी यहाँ पे पोर्ट्स जो है डेवलपमेंट ज़्यादा आसान होता है ईस्टर्न के कंपैरिजन में। ये हम लोगों ने ज्योग्राफी में पढ़ा था। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंटरिम गवर्नमेंट फाउंड बाय कांग्रेस इन 1946, निम्नलिखित में से कौन 1946 में कांग्रेस द्वारा गठित अंतरिम सरकार के उपाध्यक्ष थे? वल्लभ भाई पटेल, बलदेव सिंह, जॉन मथाई या फिर जवाहरलाल नेहरू। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंटरिम गवर्नमेंट ये थे हमारे जवाहरलाल नेहरू। इंटरिम गवर्नमेंट का मतलब होता है जब ट्रांसफ़र, क्योंकि उस समय ट्रांसफ़र हो रहा था ना गवर्नमेंट के, अंग्रेज़ों को डिसाइड हो गया था कि अभी हम इंडिया को छोड़ना है, तो ट्रांसफ़र ऑफ पावर के समय जो सरकार कैसे चलेगी उसके लिए मिनिस्टर्स बनाए गए थे। तो जो प्रेसिडेंट था पूरी इंटरिम गवर्नमेंट का, वो तो वॉइस रॉय ही था, जो कि एक ब्रिटिशर था, ठीक है। लेकिन वाइस प्रेसिडेंट जवाहरलाल नेहरू थे। बाकी भी आपको पता होना चाहिए, जैसे कि बलदेव सिंह डिफेंस मिनिस्टर थे, जो हमारे देश के भी पहले डिफेंस मिनिस्टर बने, ठीक है, डिफेंस मिनिस्टर। फिर अगर हम बात करें जो जॉन मथाई है ना, ये फाइनेंस मिनिस्टर नहीं थे, ये देश के पहले फाइनेंस मिनिस्टर थे। लेकिन जो इंतरिम गवर्नमेंट बनी थी उसमें फाइनेंस मिनिस्टर कोई और था, और वो पता है कौन था? पाकिस्तान का पहला प्रधानमंत्री लियाकत अली खान, ठीक है, जो कि मुस्लिम लीग से था। बिकॉज इसमें ये था ना कि डिवीज़न तो हुआ नहीं था कि कुछ कांग्रेस से होंगे कुछ मुस्लिम लीग से, तो ये कुछ कांग्रेस से थे और ये मुस्लिम लीग से ये लियाकत अली खान था। और मिनिस्ट्री ऑफ जो कॉमर्स था, मिनिस्ट्री ऑफ जो कॉमर्स, वो भी एक मुस्लिम लीग से ही संभाल रहा था, इब्राहिम इस्माइल, ठीक है, इब्राहिम इस्माइल। और डिफेंस मिनिस्टर हो गया, और कौन सा बचा? एग्रीकल्चर एंड फूड मिनिस्टर, ठीक है, एग्रीकल्चर राजेंद्र प्रसाद जी देख रहे थे हमारे, ठीक है, राजेंद्र प्रसाद। और एजुकेशन अगर बात करें, जो एजुकेशन देख रहे थे सी राजगोपालाचारी, ठीक। तो आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन नंबर 4। कमेंट में आप बताएंगे कि कौन सी हमारी पार्लियामेंट्री कमेटी है जो जॉन मथाई जी के रिकमेंडेशन पे बनी थी। हमने पार्लियामेंट्री कमेटीज़ अभी तक तो नहीं पढ़ी है, नहीं होगा तो कोई क्वेश्चन में देख लेंगे पार्लियामेंट्री कमेटीज़ में कौन जॉन मथाई जी के रिकमेंडेशन पे बनी थी, ठीक है। विच ईस्ट फ्लोइंग रिवर बेसिन कवर्स द स्टेट ऑफ झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एंड ड्रेनेज एरिया ऑफ इतना? कौन सा रिवर है जिसका ड्रेनेज बेसिन इन स्टेट में फैला हुआ है? झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा। तो ये हमारी ब्राह्मणी नदी, ठीक है, ब्राह्मणी का ड्रेनेज बेसिन इन स्टेट में फैला हुआ है। अगला क्वेश्चन है 14th, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर इंडियन मानसून? निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारतीय मानसून के लिए सत्य नहीं है? पहला ऑप्शन है मानसून रेनफॉल इज़ अफेक्टेड बाय जेट स्ट्रीम। तो मानसून की जो रेनफॉल है वो उनका जेट स्ट्रीम से कुछ इफेक्ट होता है। मानसून रेनफॉल इज़ द लाइफ लाइन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, लाइफ लाइन है, बिल्कुल सही है। हिमालय प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन मानसूनल रेनफॉल, बिल्कुल ये भी सही है। क्यों? क्योंकि जब मानसून की हवा आती है तो हिमालय उसको उस पार नहीं जाने देता, इसी पार उनका पूरा जितना भी वाटर होता है उनको शेड करवा लेता है। मानसूनल रेनफॉल इज़ नॉट अफेक्टेड बाय द रिलीफ फीचर्स ऑफ द कंट्री। रिलीफ फीचर क्या होते हैं? जो भी हमारे ये राहत सुविधाएं, इसका हिंदी मतलब नहीं होगा। रिलीफ का मतलब होता है ज्योग्राफी में जो जैसे हमारे पठार हो गए, पर्वत हो गए, ठीक है, समतल भूमि, उनको रिलीफ फीचर बोलते हैं ज्योग्राफी में। बिल्कुल यार इफेक्ट होता होगा,
जरा सा भी अगर कुछ इफेक्ट होता होगा तो अपने आप स्टेटमेंट गलत हो गया। ठीक है, तो इन क्वेश्चन को सही करने के लिए ऐसा नहीं कि हम पढ़ा नहीं होगा तब तक हम सही नहीं कर पाएंगे। अरे लल्लू सा क्वेश्चन है ये, एक नंबर का, कि मतलब रिलीफ फीचर कोई इफेक्ट ही नहीं करता होगा। मतलब जो माउंटेन यहाँ पे लिख ही रखे हो कि हिमालय प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल, हिमालय एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले भी करते हो, यहाँ बोल रहे हो कि रिलीफ फीचर कोई इफेक्ट ही नहीं डालते हैं। तो ये लल्लू सा क्वेश्चन है, आपको बता दूँ अगर आपसे डर रहे हैं तो। जेट स्ट्रीम मैंने आपको बताई थी, देखो जब मैंने पढ़ाया था ये पूरा मानसून टॉपिक, तो अगर आपको याद आ रहा हो तो अभी इस डेली प्लीज की सीरीज़ में तो हम लोगों ने वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम की चर्चा करी है। और ये चर्चा मैंने तब करी थी जब मैं आपको पश्चिमी विक्षोभ के बारे में पढ़ा रहा था, यानी कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस के बारे में पढ़ा रहा था। वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस मैं आपको तब पढ़ा रहा था जब मैं आपको विंटर की रेनफॉल के बारे में पढ़ा रहा था, कि जो विंटर्स में रेनफॉल होती है वो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस की वजह से होती है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस मतलब जो मेडिटेरेनियन सी भूमध्य सागर के आसपास का जो क्षेत्र है वहाँ पे जो डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है उसको जेट स्ट्रीम लेके आती हैं। वेस्ट से क्योंकि ब्लो हो रही हैं तो उनको वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम बोलते हैं। और ये जो जेट स्ट्रीम है ये कहाँ पे मतलब फ्लो होती हैं, तो जो तिब्बत का पठारी जो हिमालय है, ये हिमालय इनको बाइफरकेट कर देता है दो पार्ट में। ठीक है, तो ये एक नीचे आ जाती है और एक ऊपर चली जाती हैं। तो एकदम ऊपरी क्षोभ मंडल में, यानी कि जो हमारी ट्रोपोस्फियर है उसके अपर पार्ट में ट्रोपोपॉज के पास में ब्लो होती है बहुत तेज़ी के स्पीड के साथ। ये विंटर्स में रेनफॉल। लेकिन मैंने आपको बताया था जब मानसूनल रेनफॉल आती है तो उसमें एक ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम होती है, उनका भी इन्फ्लुएंस होता है। तो ये वहाँ यहाँ पे उन्हीं ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम की बात हो रही है। आगे बढ़ते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ रिटन द बायोग्राफी ऑफ बुद्धा, बुद्ध चरित्र? किसने बुद्ध की जीवनी बुद्ध चरित्र लिखी है? वासुमित्रा, चरक, अश्वघोष या फिर नागार्जुन? आंसर क्या होगा? अश्वघोष ने लिखी है बुद्ध चरित्र। और बाकी चरक हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, चरक संहिता लिखी, जिनको हम फादर ऑफ मेडिसिन भी बोलते हैं। फादर ऑफ सर्जरी हम किसको बोलते हैं? सुश्रुत को बोलते हैं फादर ऑफ सर्जरी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, अकॉर्डिंग टू एनएसओ का डेटा इंडियाज एवरेज लिटरेसी रेट इन 2021 वॉच कितना था? एवरेज लिटरेसी रेट यानी कि साक्षरता दर। ऑप्शन आपके सामने है। अब हम लोगों ने ये पढ़ रखा है कि 74.4% इंडिया की लिटरेसी रेट है अकॉर्डिंग टू 2011 का सेंसस। लेकिन यहाँ पे 2011 के सेंसस नहीं, एनएसओ के डेटा और 2021 का जो है उसके बेसिस से पूछ रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है 74.4 से तो ज़्यादा ही होगा ना, क्योंकि 2011 में अगर इतनी लिटरेसी थी तो अब थोड़ी ज़्यादा ही होगी लिटरेसी रेट, ऑब्वियस ही बात है। तो ये ऑप्शन होगा नहीं आपका। ठीक है, और ये भी ज़रा माइन्यूट सही इंक्रीज देखने को मिल रहा है। आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 होगा 77.7। आई नो कि गेस करना डिफिकल्ट है इस क्वेश्चन में, बट एक ऑप्शन तो आप फॉर श्योर शॉर्ट एलिमिनेट कर सकते हैं, इसको भी थोड़ा बहुत एलिमिनेट किया जा सकता था। आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 77.7% होगा। बाकी लिटरेसी को लेके हम सारी चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं पहले ही, कि सबसे हाईएस्ट लिटरेसी रेट किस स्टेट में? केरल में 94% और बिहार में सबसे कम है 68.8, वो सबसे लोवेस्ट लिटरेसी रेट। और हमने ये आई थिंक डिस्कस नहीं किया है कि कौन सी डिस्ट्रिक्ट में सबसे हाईएस्ट है और कौन से डिस्ट्रिक्ट में सबसे लोवेस्ट लिटरेसी रेट है। तो अगर हम हाईएस्ट बात करें तो सेरछिप है मिज़ोरम की। ठीक है, सेरछिप है डिस्ट्रिक्ट मिज़ोरम की, वहाँ की लिटरेसी रेट हाईएस्ट है। और लोवेस्ट की अगर बात करें तो ये है अलीराजपुर, जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है, एमपी में। वह यहाँ की जो लिटरेसी रेट है वो सबसे कम है, न्यूनतम है। 17th, लिंथोई चाम्बम इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स इवेंट? लिंथोई चाम्बम निम्नलिखित में से किस खेल आयोजन से संबंधित हैं? क्रिकेट, चेस, बैडमिंटन या फिर जूडो? सही आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4, जूडो से संबंधित है लिंथोई चाम्बम। ये थोड़ा सा करंट अफेयर का क्वेश्चन है, अगर आ जाता है तो आपको ये पता होना चाहिए। इन 1957 1957 में हु रीडिफाइंड द मॉडल दैट प्रिडिक्टेड द शेप ऑफ इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स बेस्ड ऑन द एक्सटेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन? अगेन थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, लेकिन मेन यहाँ पे ये कि अगर रिपीट हो जाए तो ये आपको पता होना चाहिए। तो आंसर इसका होगा नाइलोम एंड गिलेप्सी। ठीक है, ज़्यादा लोड नहीं लेना इस क्वेश्चन को लेके, बस अगर रिपीट हो जाए तो आपको याद होना चाहिए कि हाँ नाइलोम और गिलेप्सी ने ऐसा कुछ इलेक्ट्रॉन पेयर को लेके कुछ दिया था। 19th क्वेश्चन है, कनक राजू हैज़ बीन अवॉर्डेड पद्मश्री इन 2021 फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग फोक डांसेस? कनक राजू को किस फोक डांस के लिए, लोक नृत्य के लिए 2021 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया? गंगौर, भवई, गुसाडी या फिर फुगड़ी? कनक राजू थोड़ा सा कहाँ का नाम लग रहा है? साउथ इंडिया का नाम लग रहा है। गंगौर तो हमने पढ़ा था राजस्थान का है, राजस्थान में नहीं तो फिर एमपी में। और गंगौर जो है ये गौरी माता गौरी जो कि पार्वती का रूप है, तो उनके लिए ही हम सेलिब्रेट करते हैं। भवई कहाँ का है? तो भवई आपका मेनली गुजरात का है, कुछ पार्ट ऑफ राजस्थान में भी है बट मेनली गुजरात का है। ठीक है, गुस्साडी है आपका तेलंगाना का, और फुगड़ी आप जानते हैं कहाँ का? गोवा का। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? थर्ड ऑप्शन तेलंगाना, बिकॉज यही मेनली साउथ इंडिया का है। तेलंगाना के और कौन कौन से हैं?
तेलंगाना के जैसे धिमसा हो गया, ठीक है, लंबाडी है, धप्पा है, ये सारे तेलंगाना के। गोवा के फुगड़ी हो गया, साव जाओ हो गया, ठीक है। डांस पूछा ना, डांस तो हमें सारे याद है, मांडो मांडो डांस है, फुगड़ी डांस है, तरंग मेल डांस है, गौंफ डांस है, ये सारे कहाँ के? गोवा के हैं, ठीक। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन 20th। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग डिजाइंड अ कैंपेन दैट केम टू बी नोन एज रॉलेट सत्याग्रह? निम्नलिखित में से किसने एक अभियान की रूपरेखा तैयार की जिसे रॉलेट सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है? तो आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर फर्स्ट, महात्मा गांधी। रॉलेट एक्ट एक पास हुआ था, रॉलेट एक्ट। एक्चुअल में रॉलेट एक्ट पास नहीं हुआ था ब्रिटेन पार्लियामेंट में। उस एक्ट का नाम था एनार्कियल एंड रेवोल्यूशनरीज क्राइम्स एक्ट, रेवोल्यूशनरीज क्राइम्स एक्ट उसका मतलब ये एक्ट का नाम था। अब क्योंकि सिडनी रॉलेट नामक इंसान ने उसको कंपोज किया था, बनाया था, इसलिए उसका नाम रखा गया रॉलेट एक्ट। 1919 में पास हुआ था, जिसके तहत ये था, ये एक्चुअल में डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट पास हुआ था एक 1915 में, वॉर के समय में, बिकॉज फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था 1915 के टाइम में। 1914 से शुरू हुआ, 1918 तक चला पहला विश्व युद्ध। तो डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट पास हुआ 1915 में, किसको सप्रेस करने के लिए? गदराइट्स को सप्रेस करने। गदराइट्स कौन थे? वो जो गदर पार्टी वाले, उनको। और गदर पार्टी कब बनी थी? 1913 में बनी थी, 1913 में। 1914 में उससे एसोसिएटेड एक इंसिडेंट का नाम पता होना चाहिए आपको गदर पार्टी से, और उसका नाम क्या है? कोमागाटा मारू इंसिडेंट, जो 1914 में हुआ था, जहाँ पे कोमागाटा मारू एक शिप जहाज का नाम था जो कि सेल किया था फ्रॉम हांगकांग टू वैंकूवर कनाडा। और गदराइट्स की अगर हम बात करें तो गदर पार्टी के फाउंडर कौन थे? तो लाला हरदयाल सोहन सिंह भाकना, ये इसके फाउंडर थे। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे था? ये आज ही मैंने क्विज में आपको करवाया भी था, सैन फ्रांसिस्को में इसका हेडक्वार्टर था, ठीक है। तो ये रॉलेट एक्ट जब पास हुआ तो गांधी जी ने कहा कि नहीं, हम रॉलेट क्या करेंगे, इसके खिलाफ प्रोटेस्ट करेंगे, और रॉलेट सत्याग्रह इन्होंने स्टार्ट करवाया। और जब रॉलेट सत्याग्रह इन्होंने स्टार्ट करवाया तो हुआ क्या? अब देखो, इससे पहले इन्होंने बैक टू बैक 3 मूवमेंट में सफलता पाई थी। एक तो हम डिस्कस कर चुके हैं पहले, चंपारण, अहमदाबाद और खेड़ा। चंपारण 1917 और अहमदाबाद और खेड़ा 1918। चंपारण तिनकटिया सिस्टम के विरुद्ध था, जहाँ नील की खेती इंडिगो कल्टिवेशन जबरन करवाया जा रहा था, जहाँ पे राजकुमार शुक्ला जी ने गांधी जी को इन्वाइट किया था। ये चीज़ हमने देखी थी। उसके बाद ये चौथा आप बोल सकते हो रॉलेट सत्याग्रह। अब इसमें गांधी जी ने ये सब करवाया, तो प्रोटेस्ट चल रहे थे सारी जगहों में। और फिर आपको पता है कि आता है दिन 13 अप्रैल 1919 का, जिसको ब्लैक डे भी हम बोल सकते हैं, जहाँ पे लोग जलियांवाला बाग में इकट्ठा हुए थे, जलियांवाला बाग में। अब क्यों इकट्ठा हुए थे? बैसाखी का दिन था, मेनली लोग बैसाखी की वजह से हुए थे, लेकिन क्योंकि सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल जी की अरेस्ट हो रखी थी, इसलिए भी लोग वहाँ पे इकट्ठे हुए थे। फिर आपको पता है किस तरह से जनरल EM डायर ने गोली चलवाने के निर्देश दिए और लोगों की हत्या, वो ही डेथ हुई काफ़ी लोगों की। और उसके बाद फिर हमें पता है उधम सिंह जी ने वो डायर नहीं, एक दूसरे डायर माइकल डायर को जाके फिर मारा, ठीक है, लंदन में जाके, ठीक है। और उसके बाद हमें पता है कि गांधी जी ने अपनी केसरे हिंद की उपाधि वापस कर दी, ठीक है। केसरे हिंद जो इनको कहाँ मिली थी? जो इनको साउथ अफ्रीका में मिली थी। केसरे हिंद की उपाधि साउथ अफ्रीका में बोर वॉर्स के समय मिली थी। और जो हमारे रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं, ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर जी, इन्होंने अपना नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी। और इसके बाद गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट यानी कि असहयोग आंदोलन लॉन्च किया, जिसको कि मर्ज इन्होंने कर दिया खिलाफत के साथ। खिलाफत आपका शुरू होता है अली ब्रदर्स, मौलाना अली और शौकत अली के द्वारा 1919 में, और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट 1920 में स्टार्ट करके इसको मर्ज करके गांधी जी दोनों को करते हैं। बट इसको भी बाद में वापस ले लेते हैं चौरी चौरा हत्याकांड की वजह से। चौरी चौरा एक गांव है, 1922 में इंसिडेंट होता है, इसके बाद वापस ले लेते हैं। और इसके बाद हमें पता है कि खिलाफत स्वराज पार्टी या फिर इन शॉर्ट स्वराज पार्टी बन जाती है, किनके द्वारा? प्रो चेंजर्स के द्वारा। कौन बनाता है? CR दास और मोतीलाल नेहरू जो ये पार्टी बनाते हैं, इनको हम प्रो चेंजर्स ही बोलते हैं। जो इससे दूर हो जाते हैं उनको हम नो चेंजर्स बोलते हैं, जो कि कंस्ट्रक्टिव वर्क पे फोकस करते हैं। बाल गंगाधर तिलक की अगर हम बात करें तो इनको फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट भी बोला जाता है। किसने बोला था? ये वैलेंटाइन चिरोल नामक इंसान ने बोला था, फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट। इन्होंने 2 न्यूज़पेपर्स चलाए थे, मराठा और केसरी, ठीक है, मराठा एंड केसरी। मराठा आपका जो था वो इंग्लिश लैंग्वेज और केसरी मराठी लैंग्वेज में था। बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना करी थी अलॉन्ग विद एनी बेसेंट ने 1916 में इसकी शुरुआत करी थी, 1916 में। और क्या, और इनको हम लोकमान्य के नाम से भी जानते हैं, लोकमान्य। बाकी MG रानडे के संबंध में हमने ये पढ़ रखा है कि प्रार्थना समाज जो
बना था आपका 1867 1867 में। उसमें आत्माराम पंडुरंग उसके मेन फाउंडर थे, बट इन्होंने भी बाद में इसको ज्वाइन किया था एम जी रानाडे जी ने। 21st, असद अली खान वॉज नोन फॉर प्लेइंग विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन इंस्ट्रूमेंट्स। असद अली खान निम्नलिखित में से किस भारतीय वाद्य यंत्र को बजाने के लिए जाने जाते थे? सितार, तबला, रुद्रवीणा, फिर वायलिन। तो सितार के हम लोगों ने पढ़ रखे हैं, जैसे कि हमारे पंडित रविशंकर, अनुष्का शंकर, ये सब सितार वादक थे, ठीक है। और पंडित रविशंकर भी हम पढ़ चुके हैं कि पहला ग्रैमी उनको मिला था वेस्ट मीट्स ईस्ट के लिए, ठीक है। और उनके भाई हैं उदय शंकर जो कि फ्यूज़न डांस के लिए जाने जाते हैं, जिन्होंने इंडियन डांस और यूरोपियन डांस को मर्ज किया। तबला भी हमने अभी पढ़ा लेटेस्ट में कि भाई उस्ताद अल्लाह रखा हो गए, उनके बेटे जाकिर हुसैन हो गए, वो तबला से संबंधित हैं। रुद्र वीणा की अगर हम बात करें तो रुद्र वीणा यही इसका सही आंसर भी होगा। और हमने ये देख चुके हैं रुद्र वीणा, जैसे कि कौन बजाता था? औरंगज़ेब, है ना। वीणा बजाते हुए किसको दर्शाया गया था गोल्ड कॉइन्स में? समुद्रगुप्त को। अच्छा, एक चीज़ ध्यान रखना कि जब भी आपको पिल्लई सरनेम में दिख जाए किसी को और पूछे किसके ये एक्सपोनेंट हैं, तो नाद स्वरम ही आंसर होगा, ठीक है। चीज़ ध्यान रखना आप, ठीक है। अगर आपको सरनेम में पिल्लई देखने को मिल जाए तो नाद स्वरम आंसर लगाइएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं 22। रिकवरीज ऑफ लोन्स एंड एडवांसेस बोरोइंग्स आर एन एग्जांपल ऑफ। ऋणों और अग्रिमों की वसूली उधार एक किसका उदाहरण है? नॉन टैक्स रसीट, कैपिटल रसीट, रेवेन्यू रसीट या फिर टैक्स रसीट। तो ये हम लोग देख चुके हैं, कल ही मैंने आपको पूरा समझाया था कि लोन लेना चाहे लोन देना ये रोज़ रोज़ तो होता नहीं, और रोज़ रोज़ नहीं होता तो वो कैपिटल में जाएगा, पूंजीगत में जाएगा, ना कि राजस्व वाले में। हलवा क्वेश्चन है, एकदम बेसिक सा क्वेश्चन है। अगर कल जो मैंने आपको समझाया था वो समझ गए थे तो, और उम्मीद मैं यही कर रहा हूँ कि सभी लोग लेक्चर्स को 1 by 1 करके देख रहे होंगे, ऐसा नहीं कि जंप करके इस लेक्चर में आ गए। आप पहले फर्स्ट लेक्चर से प्रोसीड करिए, बिकॉज अब इसको एक्सप्लेन नहीं करने वाला हूँ मैं, क्योंकि कल कर चुका हूँ। तो कैपिटल रेसीट में लोन एडवांसेस हो गया, या फिर अगर कोई मैंने विनिवेश कर दिया, डिसइन्वेस्टमेंट कर दिया हमारी सरकार ने, तो रोज़ रोज़ तो होता नहीं है, तो इसमें जाएगा, ठीक। कैपिटल एक्सपेंड और टैक्स रेसीट में ये किस में जाएगा? टैक्स रेसीट क्या हो गया ये? टैक्स रेसीट में क्या जाएगा? टैक्स रेसीट किस में जाएंगे? ये रेवेन्यू रेसीट में, ठीक है। जो टैक्स वाला पैसा होता है वो रेवेन्यू रेसीट में जाता है, बिकॉज बार बार जाता रहता है, तो इसको हम बोलते हैं कि ये एक तरह के राजस्व प्राप्ति है, रेवेन्यू रेसीट है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, थुल्लाल डांस ओरिजिनेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। थुल्लाल जो नृत्य है इसकी उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस राज्य में हुई? उत्तराखंड, केरला, मणिपुर या फिर गुजरात। तो ओट्टम थुल्लाल, ठीक, केरल। और अगेन रिपीट, यहाँ पे मैं फिर से रिपीट नहीं करवाने वाला हूँ। क्लासिकल डांस, फोक डांस और फेस्टिवल, इनकी वीडियो मैं उम्मीद करता हूँ सभी ने देख डाली होगी, इसी वजह से मैंने उसको फ्री भी कर रखा है कि आप आराम से देखो, क्वेश्चन वहीं से आने वाला है, ठीक है। और विद ट्रिक हम लोगों ने वो सारी चीज़ें देख रखी हैं। 24th क्वेश्चन, फ्रेंच पोजेशंस ऑफ इंडिया वर रिस्टोर्ड आफ्टर द बैटल ऑफ वांडी वॉश बाय द ट्रीटी ऑफ डैश साइंड इन द ईयर 1763 बिटवीन ब्रिटेन एंड फ्रांस। तो कौन सी ट्रीटी हुई थी 1763 में ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में? ये हुई थी ट्रीटी ऑफ पेरिस। जहाँ पे ये हुई क्यों थी? बिकॉज ब्रिटेन और फ्रांस यूरोपीय शक्तियाँ लड़ रही थी आपस में, अपनी कॉलोनी को लेकर लड़ रही थी, ठीक है। जीत हो गई उसमें ब्रिटेन की, तो ब्रिटेन और फ्रांस ने बोला जो हम लोगों ने एक दूसरे की ऑक्यूपाई कर रखे हैं वो एक दूसरे को लौटा देंगे, उसके तहत। बट ब्रिटेन यहाँ पे एक विक्टोरियस पावर के रूप में एमर्ज होके आया, और ये बैटल ऑफ वांडी वॉश हुआ था 1760 में, ठीक है। बैटल ऑफ वांडी वॉश हुआ था आपका, जो कि कार्नेटिक वॉर, ठीक है, जो कि कार्नेटिक, जो थर्ड कार्नेटिक वॉर था उसका एक्सटेंशन था ये बैटल ऑफ वांडी वॉश। और एक्चुअल में जो थर्ड कार्नेटिक वॉर था ये खुद एक्सटेंशन था 7 ईयर वॉर्स, मतलब 7 सालों से युद्ध चल रहे थे, 7 ईयर वॉर्स जिनको बोलते हैं, ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में, डिफरेंट जगहों में, खासकर यूरोप में और अमेरिका में, क्योंकि अमेरिका में भी इन दोनों का कब्जा था, ठीक है। तो उसी का ये एक्सटेंशन था। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे सही आंसर होगा। बाकी जो हमने ट्रीटी है वो कल हम लोग देख चुके हैं कल वाले लेक्चर में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द लास्ट क्वेश्चन इज विच इज़ द क्वेश्चन ऑफ द डे फॉर द यू, मतलब आपके लिए क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द कॉम्प्रिहेंसिव हाउस होल्ड सर्वे प्रोवाइडिंग लेबर फोर्स स्टैटिस्टिक्स इन इंडिया विच वॉज फर्स्ट कंडक्टेड इन 1955? PLFS, EUS, QES या फिर AFES? कौन सा सही आंसर होगा आप कमेंट में बताइएगा। बाकी मिलते हैं अगले लेक्चर में, और आई होप कि ये लेक्चर में आपको काफ़ी सारी नई चीज़ें देखने को मिलेंगी। आज हम लोग का 7th लेक्चर था, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि हमारे 10 लेक्चर कंप्लीट हो जाएं बिफोर 14, तो इसलिए हमें एक दिन हो सकता है 2 लेक्चर भी रखने पड़ जाएं, लेकिन 10 लेक्चर आप इनको करके जाइए आराम से, और फिर मुझे बताइएगा फिर, ठीक है। मैं नंबर भी अपना शेयर कर देता हूँ इसी वजह से, 8840286735, ये व्हाट्सएप इसमें सिर्फ अलाउड है, ठीक है। और इसमें अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करिएगा, मैं तो खुद चाहता हूँ कि आप इन लेक्चर्स को अच्छे से करके जाएँ और अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। थैंक यू।